हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, हिंदी की दूसरी क्लास है ये। और आपको जो है धीरे धीरे आपको सारी हिंदी जो है, हिंदी की जो पूरी कवरेज जो है इन्हीं क्लासेस के माध्यम से मिलने वाली है। और इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है हमारा, उसको आप चेक कर सकते हैं। हिंदी फॉर ऑल एग्जाम एंड यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देर ना करते हुए आज स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की दूसरी क्लास। तो आज हम जानेंगे कि जो है वर्णमाला का जो दूसरा जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें आज हम व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछली क्लास में हमने जो है इसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था और थोड़ी स्वर वगैरह के बारे में जानकारी करी थी। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यंजनों को लिखने का तरीका हम सीखेंगे कि व्यंजनों को लिखा कैसे जाता है। और किसी भाई का डाउट क्या था, एक भाई का डाउट था कि सिरोरेखा किसे कहते हैं। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैंने उस दिन भी बताया था कि सिरोरेखा, अब जैसे हमने लिखा राम, जब हम कोई चीज लिखते हैं राम, जैसे मैंने लिखा ये राम, राम, अब ये राम और ये राम, दो तरीके से मैंने राम लिखा है, दो बार नाम लिखा, राम का नाम लिखा है। तो राम में आप देख रहे होंगे कि यहां में डिफरेंस क्या है कि यहां पर इसमें सिरोरेखा जो है लगी हुई है और इस वाले में सिरोरेखा नहीं है। तो ये जो है, ये जो ऊपर का डंडा होता है, ऊपर का जो रेखा होती है, उसको बोलते हैं सिरोरेखा। और एक इसी में ऐसे करके ये खड़ा डंडा होता है, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। तो ये खड़ी पाई और ये जो ऊपर की सिरोरेखा, जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है मेरे प्यारे साथी? तो वो बन जाता है जो है बड़े आ की मात्रा। अब जब बड़े आ की मात्रा आपने देखी होगी तो उसकी वो मात्रा क्या होती है? ऊपर सिरोरेखा और उसमें डंडा, ऐसी ही मात्रा होती है। अब जैसे छोटे आ की मात्रा आपने देखी होगी तो उसमें सिर्फ क्या होता है? सिरोरेखा होती है ओनली। ठीक है, अब ई की मात्रा देखी होगी तो ई की मात्रा में क्या होता है? सिरोरेखा और ऊपर से जो है खड़ी पाई। और उसके बाद में जैसे छोटी ई की मात्रा होगी तो क्या होगा कि इस तरफ के लिए जो है आ जाएगी। और जब बड़ी ई की मात्रा होगी तो सिरोरेखा और खड़ी पाई और वो इस तरफ के लिए जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड जाएगी और ये वाली राइट हैंड जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे अब जैसे छोटे ऊ की मात्रा मुझे लिखनी है तो छोटे ऊ की मात्रा जो कैसे लिखेंगे? तो ये जो है ऐसे जाएगी। ठीक है, जब हमें बड़े रू की मात्रा लिखनी होगी तो बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सिरोरेखा ऊपर लिखा होगा, सिरोरेखा न लिखें तब भी पता चल जाएगा, लेकिन एक सम्मान सूचक शब्द है ये एक तरीके से। जैसे आपने लिखा राम, अब राम ये भी है और राम ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ये राम जो है परिपूर्ण है, ये अच्छा लग रहा है देखने में, शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन ये वाला राम ऐसे लग रहा है जैसे मतलब बिना छतरी के किसी राम को इकट्ठा मतलब खड़ा कर दिया हो बारिश में, तो वो भीग रहा हो, उस पर धूप पड़ रही हो, इस तरीके से ये जो है दिखाई दे रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सिरोरेखा क्या होती है और खड़ी पाई क्या होती है। अब हम दोस्तों आगे का डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इन चीजों को हटा देता हूं एक बार। ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं। आप हमसे जुड़े रहिए, अभी आने वाले समय में हम आपको लाइव क्लासेस भी कराएंगे। ठीक है, हाँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी से लेकर के, और अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल और चपरासी तक की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पर हिंदी आ रहा है तो ये आपके लिए ही क्लास बनाई गई है, ये समझ लेना आप। ठीक है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि व्यंजन को जो है आधा लिखने का तरीका क्या होता है। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखिए उसको भी मैं तुम्हें बताऊंगा। कि जैसे यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर इधर, जब किसी व्यंजन व्यंजन को आधा
लिखने का तरीका क्या होता है? व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। लिखते कैसे हैं कि जैसे हमने बनाया क, तो अगर ये वाला जो क है, ये वाला क, एक तो इस तरीके से आधा लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क अगर हमने इसको पूरा लिख दिया, ठीक है, लेकिन अगर हमने इसमें हलंत लगा दिया तब भी इसको आधा ही माना जाएगा। तब भी इसको क्या माना जाएगा? आधा माना जाएगा, क्योंकि इसमें हलंत लग रहा है, ठीक है। अगर इसको हमें पूरा करना है, अगर हमको इसको पूरा करना है, तो अब पूरा कैसे बनेगा ये? तो पूरा ऐसे बनेगा कि जैसे पूरा क का मतलब होता है ये है, जैसे पूरा क है, ये वाला पूरा क है, लेकिन सिर्फ क नहीं है, ये सिर्फ क नहीं है, इसके साथ में क अ यानी छोटा आ भी जुड़ा हुआ है। जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये दो तरीके से डिफाइन होगा। कैसे होगा? सबसे पहले ये जो है आपको दिखाई देगा कि ये तो क है, इसमें अब ये तो क, अब क के नीचे हलंत लग गया तो ये आधा क हो गया, लेकिन इसमें आ भी है तो आ की भी ध्वनि आ रही है। अब जैसे आप लिखेंगे क अ क अ क अ, आ रही है ना, क अ, तो क, तो ये ये हो गया आधा। और जब इसको आ की ध्वनि, इसका मतलब यहां पर मैं एक बार फिर बता दूं कि क हलंत प्लस अ बराबर क। जब मैं संधि विच्छेद पढ़ाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कैसे कलाकारी क्या होती है, कैसे चीजों को खोल खोल के पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप क अ। अब ऐसे ही हम जब ज लिखेंगे, ज, अब हमने लिखा ज, तो ज सिर्फ ज नहीं है, ये सिर्फ ज नहीं है, इसमें क्या है दोस्तों? इसमें एक जो है ज है, कैसा? आधा ज, हलंत लगा हुआ, प्लस प्लस अ, छोटा अ भी है, ज अ, ज अ। अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिखता, अगर मैं इसको जा लिख देता, जा, जब मैं जा लिखता तो ये कैसे होता? ये ऐसे होता, ये ऐसे होता कि ज प्लस आ, क्या? आ, जा, तभी तो जा होगा। आ का मतलब ये है, आ का मतलब ये है कि इसकी मात्रा जो इसमें लगी हुई है बड़े आ की, तो जा। अगर मैं इसको लिखूं का, का, का जब लिखूंगा तो ये सिर्फ क नहीं है, इसमें आ, बड़ा आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? बड़ा आ प्लस क प्लस बड़ा आ, तो ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी अगर तुम खोलो, अब अभी इसको भी खोल के आगे दिखाएंगे। बड़ा आ कैसे बना? बड़ा आ ऐसे बना कि छोटा अ और एक और छोटा आ, यानी जब दो छोटे अ को मिलाया गया तो तो आ यानी लंबा खींच के ले जा रहे हैं, तब ये बना क्या? बड़ा आ। तो इस तरीके से अब जैसे क अ, और अगर बड़ा आ लगा दिया तो क आ, का ऐसे आ रही है ना आवाज, ये इस तरीके से। तो अब मुझे लगता है ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब यही नहीं है कि मैं इसी मात्रा की बात कर रहा हूं, मैं ऑल ओवर मात्रा की बात कर रहा हूं। ऐसे तो बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन सिखा क्यों रहे? कि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। अब जैसे मैं की लिख रहा हूं, जैसे का की जगह मैं की लिख देता हूं, या मैं सी लिख देता हूं, या मैं ही लिख देता हूं। तो जैसे हा हर मैंने बनाया, ठीक है, हा हर उठाया हमने। अब इस पर क्या करना? हमें बड़ी की मात्रा लगानी। ह के साथ तो खाली ह नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं हलंत लग जाएगा इसमें, तो ये आधा ह है। और अगर इसको जो मैं ऐसे लिख दूंगा तो ये पूरा है। जब इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा? इसमें जो है आधा हलंत वाला आ होगा, ह होगा, प्लस के जो है आ होगा, ठीक है, तब ये ह पूरा बना है। लेकिन अब इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, अब मुझे लिखना है ही लिखना है। मान लो इसको मैं ही कर देता हूं, तो बड़ी की मात्रा के लिए क्या करना पड़ेगा? ह हर बन जाएगा यहां पर, इसके बाद में प्लस प्लस ई ऐसे करके अब बनेगा ये ही। अब लिखेंगे इसको कैसे? ही अब बन गया ये ही। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे फिर हम और भी इन चीजों को जो है बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, फिर जो है आप चलते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल ये समझाने वाली चीजें थी, अभी तो आपको ऊपर वाला ही लिखना है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने ये आपको बताया, इतना डीपली कोई बताता नहीं है।
और मज़ा इतना किसी क्लास में आता नहीं है। ठीक है, ये जो है हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, यही गुरुदक्षिणा है, क्योंकि हम पैसे लेते नहीं हैं और फ्री पढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद में देखिए व्यंजन हो गया, व्यंजन। अब व्यंजनों की संख्या की बात करते हैं। अब देखिए कितने मजे तरीके से हम आपको बताएंगे व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या क्या है, व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या है बेटा 33। कितनी? 33। ठीक है, कितनी संख्या है? 33। तो अब 33 कौन कौन से हैं, कौन कौन से व्यंजन है 33, तो हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, हाँ, उनके बारे में जानेंगे। सही है, तो अब 33 कौन से व्यंजन है, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पहला चार्ट, फिर हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरा चार्ट, फिर हम बात करेंगे तीसरा चार्ट, और इसी के माध्यम से हम तुम्हें जो है सारी जानकारी जो है बता देंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले यहाँ पर दो व्यंजन, ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं दो व्यंजन, और दो व्यंजनों के बाद में क्या बात करने वाले हैं, ये हैं आपके 9 व्यंजन, और उसके बाद में जो अब 33, ठीक है, उसके बाद में बचे कितने, 22 व्यंजन। अब देखिए ये वाले जो हैं, ये 9 व्यंजन कौन से हैं, ये है लोटनिक। जो 9 व्यंजन है ये लोटनिक है। ये जो है कौन से हैं, ये ऐसे व्यंजन है, ये दो व्यंजन जो है ये लब्ज कुंकुर बोलते हैं इनको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क और फ, ये ऐसे वर्ण हैं, क और फ, क फ। इसके बाद में 9 व्यंजन जो है ये लोटनिक हैं। ठीक है, और 9 व्यंजन लोटनिक कौन कौन से हैं, तो उनको पहले देखते हैं हम। ठीक है, जो नीचे की तरह घुमावदार होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नीचे की तरह जो घुमावदार होते हैं, उनको लोटनिक व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लोटनिक व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि अब डा डलिया होता है ना, इसके बाद में ढा ढक्कन होता है। ठीक है, इसके बाद में ऐसे जितने भी ऐसे लोटनिक होते हैं वो 9 आते हैं पूरे। ठीक है, ठीक है, तो वो वही हम जानने वाले हैं। ठीक है, वो ही जानने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पहला लोटनिक जो हमारा वर्ड है वहां से। ठीक है, तो पहला कौन सा है, पहला है आपका, पहला कौन सा है, य। ठीक है, ये वाला क ख ग य। उसके बाद में दूसरा है छा छतरी, ये भी लोटनिक है। इसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद में आएगा आपका ठ से ठठेरा। क्या होगा, ठ से ठठेरा जो होता है, ठिठुरना या ठठेरा, उसको बोलते हैं, वो क्या है, वो भी लोटनिक है। उसके बाद में आएगा आपका टा टमाटर, उसके बाद में डा डलिया, ढा ढक्कन, ये सभी क्या है, ये लोटनिक है। ये क्या है, लोटनिक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं द दबात भी है। तो इसको मैं हटाकर यहां से यहां लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टा टमाटर, एक बार देखिए, ये का के बाद यहाँ हो गया, और उसके बाद में अगला है आपका छा छतरी, और इसमें हम जो है देखेंगे आगे ट टमाटर, उसके बाद में ठठेरा, और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ड से डलिया, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन, और उसके बाद में जो है अगला कौन सा होता है, दा से दवात, र से जो र होता है वो भी लोटनिक है। और उसके बाद में अगला है आपका हा से हल, ये भी क्या है, लोटनिक। ये लोटनिक व्यंजन है, ये लोटनिक व्यंजन है। तो इनकी थोड़ी सी परिभाषा आप अगर लिखना चाहें तो जो नीचे की तरफ, इसमें लिख दें आप, जो नीचे की तरफ घुमावदार होते हैं,
होते हैं। क्या होते हैं? घुमावदार होते हैं। जो नीचे की तरफ घुमावदार होते हैं वही लोटनिक होते हैं। ये क्या है? ये लोटनिक है। ये लोटनिक व्यंजन, लोटनिक, लोटनिक व्यंजन है। ठीक है, ये लोटनिक व्यंजन है। और उसके बाद में खड़ी पाई, जो खड़ी पाई वाले जो हैं व्यंजन, उनकी बात करते हैं। जो खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं वो वाले हैं आपके कितने हैं? 22 खड़ी पाई, खड़ी पाई से बने हुए व्यंजन, खड़ी पाई से बने हुए व्यंजन। ठीक है, ये तो अब ये कौन कौन से हैं तो आप उनको देख सकते हैं एक बार। तो ये हैं आपके, ये क्या हैं? खड़ी पाई से बने हुए, लेकिन खड़ी पाई को ये पार नहीं करते हैं। क्या करते हैं? खड़ी पाई को ये पार नहीं करते हैं। तो एक बार और क्लियर हो जाएगी चीजें। खड़ी पाई को पार न करने वाले, करने वाले व्यंजन। ठीक है, खड़ी पाई को पार न करने वाले व्यंजन। ठीक है, तो ये वाले खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे खड़ी पाई को पार, देखो ये सबसे, ये खड़ी पाई को पार कर रहे हैं, ये खड़ी पाई को, खड़ी पाई को पार कर रहे हैं। ये खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन हैं। ठीक है, ये खड़ी पाई को पार कर रहे हैं, ये खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं, ये लोटनिक है, ये लोटनिक है। तो आप तीन तरह से व्यंजन को देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 9 है, इनकी संख्या 22 है। ठीक है, तो अब क और फ जो है ये कैसे हैं? ये खड़ी पाई को काटते हैं। जैसे क है तो देखिए क जो है अपने आप में ऐसे खड़ी पाई काट दे रहा है, ये सिरोरेखा होती है, ये खड़ी पाई होती है, तो इसको ख काट दे रहा है। ऐसे ही फाफल होता है, फाफल जो है खड़ी पाई को काट देता है। ऐसे जैसे कि खड़ी पाई है, डंडा है, उसके बाद में फाफल ऐसे करके काट देता है। तो ऐसे 2 व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को काट देते हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने क और फ, तो ये खड़ी पाई को पार करने वाले व्यंजन है। इसके बाद में लोटनिक व्यंजन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो लोट के बन रहे हैं, ये आपने देख रहे होंगे, ये सब लोटे हुए व्यंजन है। जैसे य है, छ है, ट है, ड है, ठ है, ड है, ढाढक्कन है, दादबात है, रारत है, हाहर है। इसके बाद में जो व्यंजन बचे हुए उनकी बात करते हैं, वो क्या है? वो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाएं, वो जो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बताएंगे। तो ख जो है, सबसे पहले ख से स्टार्ट करते हैं। क हो गया ना, तो अब ख बचा। ख के बाद ग के बाद में आपका आ जाएगा घ के बाद में कौन सा है? च, और च के बाद में ज। ठीक है, और ज के बाद में यहाँ पर आ जाएगा झ के बाद में कौन सा आएगा? यहाँ पर य के बाद में आ जाएगा त के बाद में आ जाएगा थ के बाद में आ जाएगा द तो लोटनिक है, तो द तो आएगा नहीं, दादबात तो आएगा नहीं। उसके बाद में धाधन और थाथन, ये दोनों वर्ड ऐसे हैं जिन्हें जो है सिरोरेखा नहीं काटती है, और उसको मैं आगे और बता दूंगा एक बार। तो ये जो है, जैसे अब आपने लिखा रथ, आपने लिखा यहाँ पर रथ, तो आप सिरोरेखा को पूरा ऐसे नहीं लगा सकते, ये सही नहीं है। ये है कि रथ जब लिखा होगा तो थ पे मात्रा अलग और ये अलग, घुंडी को आप काटेंगे नहीं, ये घुंडीदार शब्द हैं। अब जैसे आपने लिखा धन, तो धन जो है, तो धन में आपको यहां से सिरोरेखा लगानी है, न कि ऐसे लगानी है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरे पे ऐसे लगा देते हैं, तो ये जो है धन नहीं, ये घन हो गया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखें, क्योंकि ध जो जैसा है, ध जैसे था थन होता है, उसी प्रकार से या भी बनाया जाता है, या से यज्ञ, और जैसा धाधन होता है वैसा घा घर बनाया जाता है, घा घर। तो अगर आप पूरा जो है सिरोरेखा पूरे पर लगा देंगे तो लोग जो है घ की जगह घुंडीदार धा समझने लगेंगे। तो इस चीज को आप देखते रहें। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका घ आ गया, देखिए ध धनुष हो गया, ध धनुष के बाद में हम अब उसके बाद में नानल, उसके बाद में पा पतंग, उसके बाद में बा बकरी, भावट्टी,
माँ मच्छी, ये हो गया आपका, ठीक है, म। उसके बाद में य हो गया, य। अब मैं जो है खुद ही साफ लिखूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। य के बाद में ल, ठीक है, ला से लट्टू। उसके बाद में वाह वन, य वो ल व। उसके बाद में आ जाएगा आपका सा से सलजम। उसके बाद में स से सरसों यानी सपेरा, ठीक है, स। उसके बाद में आ जाएगा आपके सा से षटकोण, और फिर उसके बाद में आ जाएगी आपकी अड़ा खाली, अड़ा खाली। तो ये वाले जो वर्ड हैं 22 वर्ड हैं, देख लो, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये 22 वर्ड ऐसे वर्ड हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। ये जो है ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं। ये लोटनिक हैं जो लोट कर बनते हैं, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब बहुत से भाइयों का ये डाउट आ रहा होगा कि सर आधा कैसे लिखते हैं। आधा लिखने का मतलब ये है कि अगर जब कोई शब्द अगर हमें आधा लिखना है तो या तो हम उसमें हलंत लगाएं, या तो हम उसमें हलंत लगा दें, तब वो आधा हो जाएगा। लेकिन अब कुछ भाई ये सोचते हैं कि इनमें दोनों में से सही कौन सा है। तो देखिए दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। और प्रैक्टिकल चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है कि क जो है, क सिर्फ अकेला क नहीं होता, उसमें अ भी जुड़ा होता है, ठीक है। हाँ, तो इसी प्रकार से कोई भी शब्द अकेला नहीं होता। तो अगर आपको आधा लिखना है तो जैसे आपको लिखना है च, तो च के नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधा बन जाएगा, ठीक है। तो आधा लिखने का या तो आप चा को ऐसे लिख दें, ठीक है। जब आपको लिखना है मच्छर, जब हम मच्छर लिखेंगे तो मच्छर में जो है हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये मच्छर सही लिखा हुआ है, ठीक है, ये मच्छर हो गया। लेकिन अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे मच्छर, मच्छर, मच्छर। तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी मच्छर है, ये है अपने आप में शुद्ध, रियलिटी यही है। अगर आप इसको म च छ र, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे च ऐसे मच्छर, म च छ र, तो ये क्या हो जाएगा म च छ र। अगर आपने इसको अब इसमें से अगर जैसे आपने मच्छर लिखा तो आधा जब चा आपने बनाया तो इसमें से आ गायब हो गया, अ जो था, जो अ इसमें छिपा हुआ था वो हट गया। तो क्या हो गया, ये अब क्या लिखा है मच्छर। अब ये वाला मच्छर जो है इसमें हलंत लगा हुआ है, तो ये पता है कि ये आधा है, तो क्या लिखेंगे, अब इसको म च छ र नहीं बोलेंगे, अब इसको क्या लिखेंगे मच्छर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने लिखा कच्चा, आपने लिखा कच्चा, या आपने लिखा पक्का, मान लो पक्का बोलता हूं, पक्का, पक्का लिखा, तो अब इसमें प क का, अब जैसे पक्का बोलते अगर आप प और क और फिर का ऐसे लिखते तो ये क्या हो जाता प क का। लेकिन आपने लिखा पक्का, तो पक्का का मतलब क्या है, ये जो है आधा है, अब इसमें हलंत लगा देंगे तब ये पक्का है। नहीं, अगर हलंत नहीं लगाया तो ये क्या हो जाएगा प क का, प क का, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, आधा अक्षर कैसे लिखते हैं, तो हलंत की वैल्यू यही है। ये सब अपने आप में अगर मैं हलंत लगा दूं, अगर मैं इनमें हलंत लगा दूं तो ये सब अपने आप में आधे हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आप ध्यान रखें, ठीक है। हलंत लगाकर आधा लिखते हैं, किसी भी शब्द को हलंत लगाकर आधा लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज आप ऐड कर सकते हैं यहां पर इसको, कि किसी भी व्यंजन को हलंत लगाने के बाद आधा पढ़ा या समझा जाता है, समझा जाता है। ये जो है क्या समझा जाता है, यानी किसी भी व्यंजन में जब हलंत लग जाता है तो वो व्यंजन जो है आधा हो जाता है या फिर उसे आधा ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका क्या होता है, बिंदु का मतलब होता है बिंदी, ठीक है।
जैसे बिंदु, आपने बिंदु देखा होगा जो यहाँ होता है, यहाँ के पीछे आपने बिंदु, तो इसको मैं हटाता हूँ, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम साथ के साथ आपको जो है चीज़ें रिकॉल कराते जाएंगे। ये वाला टॉपिक आपको समझना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें खोल खोल के आपको बताई हैं, इतना कोई बताएगा भी नहीं, और क्लास काफ़ी जो है लंबी होती जा रही है, तो उसके लिए टेंशन ना लें, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए बिंदु लगाने का तरीका, सबसे पहले क्या लिखते हैं, बिंदु लगाने का तरीका, ठीक है, बिंदु लगाने का तरीका, ये वाला सीन, ठीक है। तो ये जो है क्या है तरीका, देखिए उसमें ये हेडिंग है आपकी, और उसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे हमने पहला डाला कि जो वर्णमाला का जो पंचमा अक्षर होता है उसमें जो है बिंदु लगाया जाता है, लगा हुआ मिलता है। जैसे खड़ी पाई में आपको बिंदु लगा मिलता है यहाँ पर, जैसे कौन सा, तो वो होता है आपका पंचमा अक्षर, कौन सा होता है, वो होता है यहाँ में आपको यहाँ पर बिंदु लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। एक तो ये वाला नियम है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, उसके बाद में दूसरा नियम क्या है बिंदु का, कि बिंदु कभी कभी तुमने देखा होगा आगे लगा होता है, जैसे फिरोजाबाद, लफ्ज, ज, ये जो बिंदु है ज्यादातर फारसी भाषा के जो शब्द होते हैं, अरबी भाषा के जो शब्द होते हैं, उसमें जो है यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ, जैसे ये हो गया आपका खड़ी पाई। अब जैसे खड़ी पाई के पीछे जब बिंदु लगाया तो ये पंचमा अक्षर है, किसका, ये वर्णमाला की जो व्यंजन है उसका पंचमा अक्षर है, का वाले जो वर्ण का, ठीक है। इसके बाद में क वर्ग का जो है क्या है, पंचमा अक्षर है। ऐसे ही अब जब बिंदु आगे लगाया जाता है तो वो कैसे लगाया जाता है, तो वो उसका हम बताते हैं। जैसे क है, क के पीछे यहाँ पर लगाया तो क नहीं रहा, ये क। तो अब ऐसे ख तो ख पे ऐसे बिंदु लगा दिया, उसके बाद में ग में ऐसे आगे लग जाएगा, फिर उसके बाद में ग के बाद में घ में भी बिंदु लग जाता है, और उसके बाद में ज में बिंदु लगता है, आपने देखा होगा ज, ठीक है। किस में लगता है, ज। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क ख ग ज, और उसके बाद में ज, और एक होता है फ। अब इसमें आपको वर्ड लिख के भी हम दिखाएंगे कि जैसे आपको, जैसे सबसे पहले आपको लिखना है, जैसे अरबी और फारसी मैंने बताया आपको, ये कहां पर यूज होता है, ये अरबी और फारसी भाषा में यूज होता है। फारसी शब्द होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। अरबी और फारसी शब्द यानी शब्दों में यूज मतलब उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, अरबी भाषा में और फारसी भाषा में इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने लिखा लफ्ज, तो अब लफ्ज जो है, लफ्ज शब्द है, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या आएगा, लफ्ज। तो यहां ज पे जो है क्या लगेगा, बिंदी लगेगी, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूं, आधा फ, और उसके बाद में ज, तो यहां पर लगेगा लफ्ज, ये हो गया लफ्ज, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने फिरोजाबाद लिखा, जब फिरोजाबाद लिखा तो फिरोजाबाद में यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका क्या, यहां पर आ जाएगा जो है ये जो बिंदु होता है, ठीक है, बिंदु आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, मैंने तो आपको फॉर एग्जांपल एक दो ही बताया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अक्षर होते हैं।
तो ये जो है पंचमाक्षर में यूज किया जाता है। कहां पर? पंचमाक्षर, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में ये उपयोग किया जाता है, ये वाला। ठीक है, ये अरबी भाषा के लिए होता है। ठीक है, जैसे हमने ये बताया। अब तीसरा देखते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए ये लिख सकते हैं फिरोजाबाद और ये। और नंबर तीन की हम बात करने वाले हैं। नंबर 3 क्या बोलने वाले हैं कि जैसे बिंदु को सिरोरेखा और खड़ी पाई के ऊपर लिखा जाता है ये। ठीक है, तो अब यहां पर ये कैसे लिखा जाता है, ये क्या होता है सीन, तो उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने लिखा कंपन, यहां आपने लिखा पंप। ठीक है, पंप लिख दिया, तो पंप पे ऊपर छोटी अंक की जो है बिंदु यहां पर लगेगा। ठीक है, इसके बाद में आपने लिखा आडंबर। अब मैं तो कोई बात भी लिख सकता हूं, आडंबर, आडंबर, तो ये क्या हो गया? आडवर। ठीक है, लेकिन हमें लिखना है क्या? आडंबर। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बिंदी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बिंदी लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लगाएंगे यहां पर, अगला वर्ड कौन सा होगा? अगला है हलंत, हलंत लिखेंगे। ठीक है, तो हलंत में कहां पर लगाएंगे? हलंत, तो यहां पर ला पे जो है बिंदी लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा, मान लो हमने लिखा खंड। जब हम खंड लिखेंगे, जैसे हमने लिखा खंड, ठीक है, तो अब हमने ये खंड लिख दिया, लेकिन हमने जब खंड लिखना है तो ऊपर क्या लिखना, लगाना पड़ेगा? ख पे बिंदी, तो खंड हो गया। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से जो है हमें लिखना है शंकर। ठीक है, शंकर लिखना है तो शंकर पे बिंदी। अगर हमको दंड लिखना है, दंड, तो दंड पे बिंदी ऊपर। ठीक है, दंड भी तो होता है, दंड। ठीक है, उसके बाद में मंगल, मंगल भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मंगल, मंगल। उसके बाद में लिख सकते हैं शंख, शंख। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें बिंदु ऊपर लगाया जाता है, जैसे क के ऊपर लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। देखिए, कुछ उच्चिष्ट व्यंजनों के बारे में हम बात करेंगे जहां पर बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, जहां पर बिंदु लगाया जाता है। ठीक, हाँ, तो उच्चिष्ट व्यंजन जो है जहां पर बिंदु लगाया जाता है, तो क्लास जो है काफी जो है मजेदार होने वाली है, तो आप क्लास को पूरा करें। ठीक है, हाँ, तो इसको मैं यहां से हटाता हूं और फिर जो है आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाएं, उसके बाद में आगे और बढ़ते हैं, बिंदु लगाने का पूरा तरीका समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है अगला है, अगला नंबर जो है चौथा नंबर हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अब जैसे हमने पंप लिखा था, तो पंप को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे पंप, पंप को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, आडंबर को, यानी बिंदी का मतलब होता है, उस बिंदु का मतलब होता है कि मां छुपा हुआ है उसमें। ठीक है, हाँ, अब पंप के बाद में आडंबर जो हमने लिखा था, आडंबर, तो आडंबर ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद में जैसे हमने हलंत लिखा था, हलंत, ठीक है, हमने क्या लिखा था? हलंत, तो हलंत में आधा ना भी लिख सकते हैं हम। उसके बाद में हमने लिखा था शंकर, जैसे शंकर, तो शंकर को हम क्या लिख सकते हैं? शंकर को हम इस दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, पंचमाक्षर का यूज करके, जैसे सं, उसके बाद में आधा ञ और क और उस, ये शंकर। ठीक है, उसके बाद में जैसे शंकर हमने लिखा, उसके बाद मंगल भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से मंगल भी लिखा जा सकता है, जैसे मंगल, मंगल, तो ये मंगल हो गया, इसमें बिंदी नहीं लगेगी। ठीक है, ये मंगल हो गया। ठीक है, और वैसे मंगल नॉर्मल कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक है, तो ये चीज आपको फॉर एग्जांपल में समझा रहा हूं कि मतलब एक भाई का कमेंट है कि जो है ये कैसे जो है दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो हाँ, ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं और बहुत। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि ज्यादा सही कौन सा है, तो दोनों ही ज्यादा सही है, लेकिन जो है उसको हम जो बर्तनी में यूज ज्यादा किया जाता है वही सही है। ठीक है, तो आप जहां पर जिसको यूज कर रहे हैं उसे आप करें। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करने वाले हैं नंबर 4। नंबर 4, नंबर 4 क्या होगा? नंबर 4 का बिंदु कौन सा है? नंबर 4 बिंदु कौन सा है वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, नंबर 4 बिंदु कौन सा है? तो नंबर 4 का बिंदु है ये आपका उच्छिप्त। उच्छिप्त जो व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं?
उच्छिप्त व्यंजन पहले तो हम जानेंगे। उच्छिप्त व्यंजन, तो देखिए उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो दो व्यंजन ऐसे होते हैं जो उच्छिप्त होते हैं, ठीक है। उच्छिप्त का मतलब ये होता है कि जो व्यंजनों के नीचे, जो व्यंजनों के नीचे जो नीचे बिंदु लगा होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके, क्या होते हैं, वो जो है उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी ताड़न जात होते हैं, द्विगुण होते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, हम जो है उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनके जो है 5 नियम होते हैं, तो हम उन 5 नियमों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब इनका सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, देखिए इनकी जो मात्रा है वो कैसे लगाई जाती है, तो इनकी मात्रा ऐसे यूज की जाती है, जैसे ये, जैसे श्रोरेखा, खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदु, तो ये क्या है, ये जो बिंदु लगाया गया है ये वाला, ये जो है क्या है, इसी से ये पता चलता है कि ये उच्छित व्यंजन जो है उनका जो है बिंदु है, ठीक है। इससे ये पता चलता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब जो है इसके जो नियम है हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं आगे इसमें लिख देता हूं ये वाला सिस्टम जो ये है, ये, ठीक है। तो आप देख लेंगे उसको, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसके लिखिए 5 नियम जिनमें उच्छित व्यंजनों का प्रयोग नहीं होगा। 5 नियम, 5 नियम जिनमें उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग उपयोग नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। 5 व्यंजन ऐसे हैं जिनमें उच्छित व्यंजनों का प्रयोग जो है नहीं होगा। क्या नहीं होगा, उच्छित व्यंजनों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। हाँ, प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा जो है, अब वो आप सोच रहे होंगे कि वो कौन कौन से हैं, तो हम जो है बात करते हैं नंबर वाइज। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त व्यंजन होगा, नहीं होगा। किसी शब्द की शुरुआत में, किसी शब्द की शुरुआत में, किसी शब्द की शुरुआत में पहला शब्द नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा, किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त व्यंजन नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी दे सकता हूं मैं, कैसे, जैसे कि पहला एग्जाम्पल मानते हैं कि जैसे डमरू, अब हमने लिख दिया डमरू, क्या लिख दिया, डमरू। उसके बाद में ढक्कन, क्या लिख दिया, ढक्कन। उसके बाद में क्या लिख दिया, ढोलक, क्या लिख दिया, ढोलक, ढोलक। और उसके बाद में क्या लिख दिया अगला, उसके बाद में डालडा, मान लो डालडा लिख दिया, डालडा, डालडा, ठीक है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि अब इसमें उच्छिप्त व्यंजन का मतलब ये होता कि जब हम इसके नीचे बिंदु लगा देते तो इसका मतलब ये है कि ये जो है क्या होता, उच्छिप्त व्यंजन होता, लेकिन इसमें बिंदु नहीं लगाया गया है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है उच्छिप्त व्यंजन नहीं है, इसका मतलब समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा नियम क्या है कि अंग्रेजी शब्दों में नहीं होगा, अंग्रेजी शब्दों में उच्छित व्यंजन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप देखते हैं, जैसे कि चाहे रोड हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे रोड हो, चाहे बोर्ड हो, या फिर मूड हो, ग्राउंड हो, ठीक है, मोड हो, इनमें क्या है, रिकॉर्ड हो, तो इनमें क्या है, उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे।
तो अब हम जो है इसको हटाते हैं, या फिर मैं इसी में लिख देता हूं, इसी में लिख देता हूं, नहीं तो हम दूसरा नियम जो है ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसको हटा करके हम दूसरा नियम, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पहला नियम आपने लिख लिया, आप दूसरा लिखिए। दूसरा लिखिए, दूसरा क्या है, इसी में दूसरा लिखें, इसी में दूसरा लिखें कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा है अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी शब्दों में प्रयोग ना होने का मतलब ये है कि जैसे आपने लिखा रोड, क्या लिखा, जैसे रोड, तो रोड में इसके नीचे अगर हम इसके नीचे, रोड के नीचे अगर हम बिंदु लगाते हैं, ड के नीचे हम बिंदु लगाते हैं, तो ये उच्छिष्ट व्यंजन हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। रोड में ये प्रयोग नहीं होगा, यानी अंग्रेजी शब्दों में ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, रोड के बाद में जैसे मोड़, मोड़ के बाद में मूड, मूड के बाद में ग्राउंड, उसके ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड के बाद में और कौन सा वर्ड हो सकता है, और हो सकता है आपका बोर्ड, हो सकता है बोर्ड। ठीक है, शिक्षा बोर्ड जो होते हैं, ये इस तरीके के शब्दों में ये उच्छिष्ट व्यंजन जो है प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब नियम तीसरा, नियम नंबर 3, नियम नंबर इसका 3 कौन सा है, नियम नंबर 3 है आपका कि ये जो है द्वित्व व्यंजनों में नहीं होगा, ये द्वित्व व्यंजनों में प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि जब एक बार में लगातार 2 व्यंजन आएंगे तो वहां पर ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, नंबर 3, द्वित्व व्यंजन में प्रयोग नहीं होगा, द्वित्व व्यंजनों में प्रयोग नहीं होगा, द्वित्व व्यंजनों में प्रयोग नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, द्वित्व व्यंजनों में प्रयोग क्यों नहीं होगा? जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे आपका ये हुआ, आपका सबसे पहले हड्डी, नंबर 1, जैसे हड्डी लिखा आपने, तो हड्डी में क्या है, अब हड्डी हो जाएगा ये, तो अब इसमें हम हलंत लगा देंगे, तो ये क्या हो गया, आधा। तो हड्डी में प्रयोग जो है क्या नहीं होगा, ये जो उच्छिष्ट व्यंजन प्रयोग नहीं होगा। हड्डी के बाद में जैसे अब दूसरा अगला है हमारा, हड्डी के बाद में जैसे टिड्डा होता है या टिड्डी होती है, तो जैसे टिड्डी, जो टिड्डी होती है, तो ये टिड्डी में जो है प्रयोग नहीं होगा, ये क्योंकि 2 बार लगातार जो है शब्द आ रहे हैं। अगला है उड्डयन, तो अब उड्डयन में भी ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उड्डयन में देखिए प्रयोग नहीं हो रहा है, उड्डयन में क्या हो रहा है, प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगला है आपका उड्डयन के बाद में कबड्डी, जैसे कबड्डी में भी प्रयोग नहीं होगा, कबड्डी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो कबड्डी में भी ये जो है प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रयोग होता तो इसमें बिंदी लगी होती, तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं जिसमें लगातार 2 बार ड या ढ आ रहा है, जो उच्छिष्ट व्यंजन आ रहा है लगातार 2 बार, तो वहां पर ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। इसके अलावा अगला क्या है कि इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और चौथा लिखते हैं, चौथा 4वां क्या है, उपसर्ग, यदि उपसर्ग है तो ये प्रयोग नहीं होगा। नंबर 4, यह उपसर्ग में प्रयोग, यह उपसर्ग में प्रयोग नहीं होगा, ये क्या होगा, उपसर्ग में प्रयोग नहीं होगा। ये क्या होगा बेटा,
ये उपसर्ग में प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उपसर्ग का मतलब जैसे निरोग, निरोग उपसर्ग का मतलब होता है कि जो निरोग का मतलब जैसे निधन रोग, तो जो आगे का शब्द होता है इनको दो लोगों में तोड़ेंगे तो निरोग का मतलब बिना रोग का, निरोग को मतलब बिना, यानी विदाउट रोग इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, तो निरोग का मतलब ये बिल्कुल सही है, हष्टपुष्ट है, स्वस्थ है। तो नी रोग, अब इसमें उपसर्ग कौन सा है, ये उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग, तो इसमें प्रयोग नहीं होगा। तो ये निरोग और एग्जाम्पल नहीं, इसकी जगह मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं जो इसी पे जो है फाइट करेगा, इसी के एग्जाम्पल को लेता हूं। जैसे निडर, जैसे एक एग्जाम्पल है निडर। अब निडर शब्द में ये आगे क्या है, आगे जो है उपसर्ग है। अब उपसर्ग और पीछे क्या है, डर। निडर का मतलब ये होता है कि उस जिसको किसी का डर ना हो। ठीक है, जिसको किसी का डर ना हो। ठीक है, एक अगला बोलेंगे ये निर्भय, निर्भय, लेकिन इसमें ड का यूज नहीं हुआ है। उपसर्ग के लिए आप मान सकते हैं कि ये नी जो है क्या है, उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। तो ये है निडर जो है एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, चौथा, तो जहां पर उपसर्ग होगा वहां पर ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं पांचवा क्या नियम है इसका, पांचवा अंतिम नियम, अंतिम है इसका कि ड और ढ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुसार हो तो ये प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ड और ठ क्या है, अगला पांचवा नियम है कि ड ढक्कन और ठ ठठेरा। ठीक है, ठीक है, तो अगर ये दोनों जो हैं आगे तुरंत बाद या तुरंत पहले, के तुरंत बाद, के तुरंत बाद या तुरंत पहले, तुरंत बाद या तुरंत पहले या तुरंत बाद, तुरंत बाद या तुरंत पहले, तुरंत बाद या तुरंत तुरंत पहले या तुरंत बाद। ठीक है, अनुस्वार हो, अनुस्वार, अनुस्वार हो, अनुस्वार हो तो प्रयोग नहीं होगा। अनुस्वार हो तो प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, प्रयोग नहीं होगा। जैसे जैसे अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसके जैसे आडंबर, क्या है एग्जाम्पल, आडंबर। ठीक है, अब जैसे आडंबर है तो आडंबर जो है, अब इसमें जो है तुरंत पहले और तुरंत बाद जो है प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे इसके बाद में जो है आ सकता है ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड। अब ग्राउंड के बाद में अगला एग्जाम्पल हो सकता है जैसे, अब ये प्रयोग कहां होगा, अब यहां पर अब आप बता सकते हैं कि अगला है डरपोक, डरपोक। अब डरपोक जो है उत्क्षिप्त है या नहीं, अब आप बताएं मेरे को। तो ये जो है उत्क्षिप्त है, होगा या नहीं बताइए। हाँ, तो ये जो है क्या है, डरपोक उत्क्षिप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद रखें। तो ये एग्जाम्पल है इसके। तो ये जो है दोस्तों, आज जो है हमने जो आपको व्यंजनों के बारे में जो आज बताई, जो क्लास करवाई है, इसको आप पूरी तरह से बढ़िया से नोट्स बनाएं इसके, और आगे और अच्छे अंदाज में आपको क्लास मिलने वाली है। तो जो है फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है,
तो अपने नोट्स को बनाएं, रिवाइज करें डेली बेसिस पे, ठीक है। और जो है अपनी तैयारी को बेटर बनाएं। इसके बाद प्रैक्टिस जो क्लास होगी, प्रैक्टिस सेशन होगा उसको जरूर अटेंड करें, ताकि आपकी जो है तैयारी जो है बेटर बनी रहे, ठीक है। डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज हम प्रैक्टिस करवाएंगे, और कुछ जो क्लासेस हैं वो प्रैक्टिस क्लासेस वो कम से कम 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की होगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस है डेली जो है होती रहे। उसमें आपके पूरा जो है हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी से वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ठीक है, PYQ के थ्रू। तो फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।